नमस्कार। चुनाव पर हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। जनादेश में आज आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश चुनाव के प्रचार युद्ध में कांग्रेस पर क्यों भारी पड़ रही है बीजेपी और कहां गायब हो गए हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारक। साथ ही आपको आज बताएंगे कि कैसे चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के 26 नेताओं ने थाम लिया बीजेपी का दामन। इसके अलावा आज हम आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट सुलह और सोलन में और जानेंगे यहां चुनावी मैदान में कौन है किस पर भारी। हिमाचल के अलावा आज हम जनादेश में गुजरात की चुनावी सरगर्मियों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हिमाचल के प्रचार युद्ध की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी का चुनाव प्रचार तूफानी रफ्तार से जारी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस प्रचार युद्ध में पिछड़ती नजर आ रही है। प्रियंका वाड्रा को छोड़ दिया जाए तो इस कांग्रेस के सारे स्टार प्रचारक चुनावी मैदान से लगभग गायब नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की इस हालत पर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी सवाल उठाए। अब जबकि हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में देखते हैं कि मंगलवार को राज्य में कैसा रहा चुनाव प्रचार। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटों वाले इस राज्य में 35 सीटों का जादुई आंकड़ा हासिल करने की लड़ाई अपने शबाब पर है। ऐसे में जबकि 2 दिनों का समय शेष है, हिमाचल चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिशन हिमाचल में स्टार प्रचारकों का अभाव साफ तौर पर देखने को मिला। मंगलवार को कांग्रेस की ओर से पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, राजस्थान से कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट चुनावी जनसभाएं करते नजर आए और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिमला पहुंचे तो जरूर, लेकिन उनकी चुनावी रैली बुधवार को होगी, जब वो शिमला और सोलन में पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अब तक राज्य में सिर्फ प्रियंका वाड्रा सक्रिय दिखाई दे रही है, जबकि उनके भाई और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी ने अब तक हिमाचल प्रदेश में पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने से दूरी बना रखी है। कांग्रेस की हिमाचल से इस बेरुखी पर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को सवाल भी उठाए। राहुल गांधी कहां है? कहां गायब है राहुल गांधी? यात्रा पर तो हैं, लेकिन हिमाचल से ऐसी बेरुखी क्यों है? कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, मैं इफेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उनको हिमाचल से इतनी बेरुखी क्यों है? उधर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपने चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा। प्रदेश में मुख्यमंत्री और पार्टी नेता जयराम ठाकुर ने किन्नौर में पार्टी के पक्ष में मोर्चा संभाला। हिमाचल प्रदेश में पार्टी के पक्ष में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंगलवार को पालमपुर, आनी और ठियोग में भी जनसभाओं को संबोधित किया। वैश्विक मंच पर आप भारत कुछ वस्तु नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है। दुनिया को एक नई दिशा देता है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जो भारत की नजर आज समाधान जिसका निकाल सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिमला के माल रोड पर जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। धामी ने शिमला में प्रवासी उत्तराखंडी समाज एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कांग्रेस कोविड के दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का हवाला देते हुए जनता से पूछा कि अगर कोविड के दौरान कांग्रेस की सरकार होती तो क्या जनता तक कोविड वैक्सीन पहुंच पाती? जो लोग राजनीति में इसलिए है कि सत्ता में आना है तो घोटाले करने हैं, भ्रष्टाचार करना है, सत्ता में आना है तो सत्ता को सुख का साधन बना लेना है। अगर उनकी सत्ता होती तो क्या कोरोना की वैक्सीन आ पाती?
हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगातार सक्रिय रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को भी करीब आधा दर्जन चुनावी जनसभाएं की। बिलासपुर जिले के छत संडियार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार के 5 साल में किए गए कार्यों की तुलना में कांग्रेस के 60 सालों में किए गए कार्यों को नाकाफी बताया। मित्रों, 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई कमी नहीं रही। हर क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, पानी से लेकर बाकी मूलभूत सुविधाएं हो। हम ये कह सकते हैं कांग्रेस के 60 साल और हमारे 5 साल में मुकाबला करके देख लो, हमारे 5 साल उनके ऊपर भारी पड़ेंगे भाई और बहनों। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नाहन और राजगढ़ में और नितिन गडकरी ने भरमौर में पार्टी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज किन्नौर के कल्पा में देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात कर उनके निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने श्याम सरन नेगी की तस्वीर पर पुष्पांजलि भी अर्पित किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर में भाजपा प्रत्याशी सूरत नेगी के पक्ष में चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। उधर हिमाचल में तीसरी ताकत के रूप में उभर रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने भी घर घर जाकर लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की। हिमाचल प्रदेश में 10 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद चुनावी रैलियां और दूसरे प्रचार बंद हो जाएंगे। इसके बाद नेताओं को केवल डोर टू डोर प्रचार करने की ही इजाजत होगी। राज्य की सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह की मौजूदगी में सोमवार को कांग्रेस के 26 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नेताओं का स्वागत करते हुए हिमाचल के सीएम ने ट्वीट किया है कि रिवाज बदल रहे हैं। आज शिमला की कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारियों सहित कई सहयोगी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। आप सभी का बीजेपी के परिवार में हार्दिक स्वागत है। आइए हम बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए एकजुटता पर काम करें। कुल 26 कांग्रेस नेता जिन्होंने सोमवार को बीजेपी का दामन थामा, इनमें कांग्रेस के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर, पूर्व सचिव आकाश सैनी, पूर्व पार्षद राजन ठाकुर और पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमित मेहता शामिल हैं। तो आइए अब सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव के पास, जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश के ऊना से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, हमने देखा कि बीजेपी का चुनाव प्रचार बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ चुका है और बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक पूरी तरह से हिमाचल में झोंक दिए हैं। प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, गृह मंत्री रैलियां कर रहे हैं, रक्षा मंत्री रैलियां कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कई मौजूद हैं वहां पर, 2-2 सीएम वहां पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने सारी जिम्मेदारी जो एक तरह से सिर्फ प्रियंका गांधी के कंधों पर डाल दी है और पूरे जो बाकी के स्टार प्रचारक हैं वो इस चुनाव से नदारद नजर आ रहे हैं। तो इसका क्या असर देखते हैं और इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए प्रखर, जो सवाल आपने पूछा बिल्कुल यही सवाल मैं कांग्रेस के प्रत्याशियों से, उम्मीदवारों से पूछता हूं। और सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, जो हिमाचल की धरती से आते हैं, वो लगातार यहां पर 20 दिनों से प्रवास किए हुए हैं। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहां से आते हैं, वो भी यहां लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद 2 जनसभाएं कर चुके हैं, कल 2 जनसभाएं हैं। तो मैं जब भी कांग्रेस प्रत्याशी से मैं बाइट लेता हूं, इंटरव्यू लेता हूं चुनाव प्रचार के दौरान, मेरा यही सवाल होता है कि आप ये बताइए, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि खाली जो प्रियंका गांधी हैं उन्हीं के ऊपर कांग्रेस ने सारी जिम्मेदारी छोड़ दी है और आपको अपने नेताओं की कमी महसूस हो रही है? निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल है और यह पूरे राज्य के अंदर, हिमाचल के अंदर चर्चा का विषय है कि इनके जो बड़े नेता हैं आखिर वो कहां हैं। हालांकि जो अभी नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो हिमाचल पहुंचे हैं, वो 2 दिन यहां पर रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, जो आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस बात को कहा, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, आखिर वो हिमाचल के चुनाव से हिमाचल की जनता के बीच में जाने से क्यों बच रहे हैं? निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल है और एक
सबसे अगर हम प्रचार की बात करें प्रखर, तो प्रचार के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा बढ़त हासिल कर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के हर उम्मीदवार को एक चाहत रहती है, और वो कोई भी राजनीतिक दल हो, एक उम्मीद रहती है कि दिल्ली के जो उनके बड़े नेता हैं कम से कम उनके इलाके के अंदर प्रचार करने के लिए आए। और एक कांग्रेस के अंदर प्रखर यह भी खींचतान दिखाई देती है कि प्रियंका गांधी को हर उम्मीदवार चाहता है कि उनके विधानसभा में आए, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि एक ही नेता प्रियंका गांधी 68 के 68 विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रचार करना संभव नहीं है। ऐसे में यह एक बड़ा आपने सही सवाल पूछा, यह हिमाचल की जनता में और राजनीति में एक चर्चा का विषय जरूर है। अनुज, कल प्रधानमंत्री की 2 रैलियां हैं हिमाचल में, एक हमीरपुर में, सुजानपुर में है, दूसरी रैली कांगड़ा में है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री इसके पहले भी 2 रैलियां कर चुके हैं, तो जिस तरह से बीजेपी तूफानी प्रचार कर रही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, तो क्या इस बात को जो कहा जाता है हिमाचल में कि कभी भी सरकार रिपीट नहीं होती है, तो क्या ये रिवाज इस बार बदलता दिख रहा है? इस पर तूफानी प्रचार का क्या असर पड़ता दिख रहा है? देखिए, अगर मैं 1985 से बात करूं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी सरकार रिपीट हुई हो। यहां की जनता 5 साल कांग्रेस को मौका देती है, 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका देती है, लेकिन अब राजनीति लगातार जिस तरीके से बदल रही है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। डबल इंजन की सरकार जब जब केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर होती है, तो किस तरीके से विकास की रफ्तार रेल की तरह आगे बढ़ती है, इसका उदाहरण चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े शीर्ष नेता हो, वो जनता के बीच में इस बात को रखते हैं। तो अगर बाकी मुद्दों की प्रखर बात कर छोड़ दें, क्योंकि स्थानीय मुद्दे तो हमेशा बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये तो हमेशा रहते हैं और जनता शायद इन्हीं मुद्दों पर अपने घर से बाहर निकलती है वोट देने के लिए, लेकिन स्थायित्व एक बड़ा मुद्दा है। और ये भारतीय जनता पार्टी जनता को समझा रही है कि 5 साल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं किसी भी राज्य को विकास की रफ्तार में आगे बढ़ाने के लिए। उत्तराखंड का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोवा का उदाहरण देते हैं, मिजोरम का उदाहरण देते हैं। तो निश्चित तौर पर परंपरा जारी रहेगी 5-5 साल वाली, या रिवाज बदलेगा, यह भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा प्रखर इस चुनाव के अंदर नजर आता है। लेकिन हां, जिस तरीके से आपने कुछ देर पहले स्टोरी में दिखाया, पहली बार दिल्ली से निकली हुई एक पार्टी जो हिमाचल में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, आम आदमी पार्टी, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस बार कांग्रेस और भाजपा का ही मुकाबला होगा या आम आदमी पार्टी भी यहां चुनावी मैदान में है। तो निश्चित तौर पर मैं चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हों, भाजपा के हों, उनसे सबसे पूछता हूं, क्या आम आदमी पार्टी आपके लिए चुनौती है? और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से तो प्रखर मैं यह भी पूछता हूं कि भाई, आपके नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो गुजरात चले गए, आपको तो अकेला छोड़ दिया हिमाचल के अंदर। हालांकि वो जवाब देते हैं, क्योंकि जवाब देने के सबके पास अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, राजनीतिक पंडित भी इस बात को बोलते हैं कि हिमाचल के अंदर इस बार भी पहले की ही तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला है। बस देखने वाली बात यह होगी, परंपरा जारी रहेगी या रिवाज बदलेगा। अनुज, एक खबर जो अभी आई है और इस पे एक हमें चर्चा करना चाहिए कि 26 मतलब जो कांग्रेस के नेता थे, वो ठीक चुनाव प्रचार के 48 घंटे पहले जो बीजेपी में शामिल हो गए, उनमें धर्मपाल ठाकुर भी हैं जो पूर्व महासचिव थे हिमाचल कांग्रेस के। तो ये किस तरफ संकेत दे रही है खबर? देखिए प्रखर, जैसे जैसे चुनाव की तारीख, मतदान की तारीख नजदीक आती है, हम इस बात को जानते हैं कि नेता भी भांप लेते हैं कि अब ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है या सत्ता किसकी आने जा रही है। और हम जानते हैं कि चुनाव विश्लेषक हों, कुछ सर्वे भी कुछ दिन पहले आए थे, कुछ टीवी चैनल्स ने और कुछ एजेंसीज ने दिखाए थे, तो इसका एक फर्क तो पड़ता है। और उनको फिर ऐसा लगता है कि जो सत्ता में इस समय, जिसका माहौल सत्ता में आने का बन रहा है, तो वो उस तरफ जरूर जाते हैं। ये तो एक बात रही, लेकिन एक दूसरी बात ये भी रही कि कांग्रेस के अंदर विपक्ष से ज्यादा
जो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी है उससे ज्यादा उनके लिए चुनौती अपने ही लोग बन रहे हैं। हम जानते हैं कि जो पुराने लोगों को टिकट काटे गए या पुराने लोगों को टिकट नहीं दिए गए, बागी लोग बन गए, कांग्रेस के अंदर निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार खड़े हो गए, तो लोगों को जो असंतुष्टि थी कांग्रेस नेतृत्व से या आपके राज्य इकाई से, ऐसे लोग जिन्होंने सालों साल निश्चित तौर पर काम किया होगा पार्टी के लिए, लेकिन जब पार्टी के अंदर उनको सम्मान नहीं मिला और जिस तरीके से राजनीति बदल रही है, तो निश्चित तौर पर, और ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं, पूरे देश के अंदर हमने देखा है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है, क्योंकि सत्ता का संग्राम है, चुनाव का समय है, किसकी सरकार बनेगी, क्या कुछ होगा, निश्चित तौर पर इसका लिए 12 तारीख को जनता अपना जनादेश भी देगी, तो यह देखने वाली बात जरूर होगी क्या कुछ होगा। लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। जी अनुज, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनादेश में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। जल्दी देखते रहिए टीटी न्यूज। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जनादेश में एक बार आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में डाक मतपत्र के माध्यम से कुल 2,852 मत डाले गए हैं। अब तक कुल 36,008 वोट डाले जा चुके हैं। इसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के 29,433 मतदाता, 5,997 दिव्यांग और आवश्यक सेवाओं के 578 मतदाता शामिल हैं। यह जानकारी चुनाव विभाग के एक प्रवक्ता ने यहां दी। वहीं चंबा जिले में 1,298, कांगड़ा में 6,428, लाहौल स्पीति में 246, कुल्लू में 2,632, मंडी में 9,382, हमीरपुर में 2,533, ऊना में 2,290, बिलासपुर में 2,911, सोलन में 1,916, सिरमौर में 1,513, शिमला में 4,536 और किन्नौर में कुल अब तक 323 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डाले हैं। और आइए अब देखते हैं कांगड़ा की सुलह सीट पर इस बार कैसा है मुकाबला। कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की कर्मभूमि रही सुलह पर फिलहाल बीजेपी का ही कब्जा है। विधानसभा सीट के इस चुनावी इतिहास के विपरीत क्या बीजेपी इस बार भी इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखने में सफल रहेगी या फिर सुलह अपने चुनावी इतिहास में कोई नया अध्याय जोड़ेगा? कैसी है सुलह विधानसभा सीट पर इस बार की चुनावी लड़ाई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट अपनी इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सुलह विधानसभा क्षेत्र का विशेष महत्व रहा है। सुलह चुनाव क्षेत्र ने एक जमाने में प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार की कर्मभूमि सुलह रही है। सुलह से 2 बार वह चुनाव जीते, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी बने, जिससे एक समय सुलह खासा चर्चित भी रहा। पिछली बार यहां से जीते भाजपा के विपिन परमार को विधानसभा अध्यक्ष के सम्मानजनक पद से नवाजा गया था। भाजपा ने एक बार फिर यहां पर विपिन परमार को मैदान में उतारा है। अनगिनत योजनाएं प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी हैं। यही मुद्दे रहेंगे, यही मुद्दे लेकर के हम जनता के दरबार में जा रहे हैं। भाजपा सदाबहार है। कोरोना आया तो भी लोगों के बीच में रहे और जनता के बीच में हर समस्या को लेकर के डटे रहे, हल किए, कहना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने जगदीश सिपहिया को यहां से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन कांग्रेस से पूर्व में विधायक रहे जगजीवन पाल ने निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोंक कर सुलह सीट पर कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस ने सुलह सीट पर मुकाबले को ठाकुर बनाम ठाकुर बनाने के प्रयोग के तहत यहां से जगदीश सिपाहिया को मुकाबले में उतारा।
लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रयोग पर जगजीवन पाल की नाराजगी भारी पड़ती दिख रही है। इन सब के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी को उम्मीद है कि उनकी पार्टी पहले के मुकाबले यहाँ से बेहतर प्रदर्शन करेगी। हमारी लड़ाई है बेरोजगारी के विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध। और मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, हिमाचल में कांग्रेस सरकार बन रही है और कांग्रेस के साथ चले। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव समर में उतरे जगजीवन पाल का कहना है कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है और जनता के हितों को देखते हुए वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। ये सुलह में हवा जो है वो जगजीवन पाल की है, कोई कमी नहीं है। ये कल तक आंधी बनने वाली है और 12 तारीख को ये सुनामी का रूप लेगी और ना बचेगा फूल ना बचेगा हाथ। पिछली बार भाजपा प्रत्याशी ने इस सीट पर बड़े अंतराल से जीत हासिल की थी, तब मुकाबला आमने सामने का था। इस बार आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। आपने यहां से रविंद्र सिंह रवि को मौका दिया है। इस सीट की समस्याओं के बारे में बात करें तो यहां कई जगहों पर पानी की समस्या है। इसके चंगर क्षेत्र में लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ जगहों की सड़कें भी ठीक नहीं है, जिससे लोगों को सफर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका पलम क्षेत्र खेतीबाड़ी के लिए काफी अनुकूल माना जाता है। यहाँ के लोगों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रही है। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार, इलाके को नशा मुक्त करना मुख्य चुनावी मुद्दे के तौर पर सामने आ रहे हैं। चुनाव में मुद्दे में बेरोजगारी को उनको खत्म करना है और बेरोजगारों को नौकरी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो युवाओं को रोजगार दे और युवा अच्छे परिवार में उनका अपने परिवार की गरीबी भी हटाए और अच्छा रोजगार मिले, कोई बेला ना बैठे। सर, डंपिंग की यहाँ पे कुछ समस्या है। काम तो काफी हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये भी एक विषय है जिस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। नारी शक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। इसमें प्रशासन सुशासन जो भी राजनीति पहले हैं और आगे आएंगी उनको भी इसमें ध्यान देना चाहिए। प्रदेश की सबसे अधिक मतदाता वाली सीट पर लगभग 1,06,846 मतदाता है, जिसमें लगभग 53,130 महिला और 53,846 पुरुष मतदाता हैं। सन 1972 से लेकर 2017 तक के कुल 11 चुनावों की बात करें तो यहाँ पर कभी भी किसी एक पार्टी के प्रत्याशी ने लगातार 2 बार जीत दर्ज नहीं की है। वर्ष 1985 से लेकर एक बार भाजपा और दूसरी बार कांग्रेस का विधायक चुना जाता रहा है। कांगड़ा की सुलह विधानसभा सीट पर कुल मिलाकर 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस और भाजपा के अलावा यहाँ पर कांग्रेस से बागी हुए जगजीवन पाल ने कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश में हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सुलह विधानसभा सीट पर जनता जनार्दन किसको अपना जनादेश देगी। इसका पता तो आने वाले 8 दिसंबर को ही चल पाएगा। कैमरामैन कुलदीप के साथ उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, सुलह, हिमाचल। हिमाचल के बाद अब बात गुजरात विधानसभा चुनाव की। यहां चुनाव आते ही गठबंधन की तस्वीर कुछ साफ होने लगी है। छोटू भाई बसावा की नेतृत्व वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने अगले महीने होने वाले गुजरात चुनाव के लिए पुराने दोस्त जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की घोषणा की है। बसावा ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार गुजरात में प्रचार करेंगे। हालांकि छोटू भाई बसावा ने फिलहाल यह नहीं बताया है कि 182 सीटों के लिए होने वाले चुनावों में जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी। खास बात है कि छोटू भाई बसावा ने आम आदमी पार्टी से चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ लिया था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि वो बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। उनका कहना था कि इस गठबंधन से बीटीपी की छवि खराब हो रही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी को तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा था। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी में इसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने का विरोध कर रहे इंद्रनील राजगुरु ने पार्टी को अलविदा कह दिया है।
पार्टी ने पिछले शुक्रवार को इसुदान गढ़वी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। उसके बाद से ही गुजरात में पार्टी के बड़े नेता इंद्रनील राजगुरु ने विरोध जताना शुरू कर दिया था। अब वो आम आदमी पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस में चले गए हैं। वह राजकोट के पूर्व से विधायक रह चुके हैं। राजगुरु ने पार्टी छोड़ने से आपको गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में बड़ा झटका लगा है। राजगुरु को पार्टी में पैसा और पावर दोनों रूप से मजबूत माना जाता था। खास बात है कि राजगुरु को गुजरात के सबसे अमीर विधायकों में गिना जाता है। 2017 के चुनाव में राजगुरु ने अपनी कुल संपत्ति का ब्यौरा लगभग 140 करोड़ रुपए दिया था। इसुदान गढ़वी का नाम घोषित किए जाने के बाद ऐसी भी खबरें हैं कि पाटीदार नेता गोपाल इटालिया की भी पार्टी से काफी नाराजगी चल रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अमरेली जिले के निर्दलीय उम्मीदवार किशोर भाई बगड़ा ने की। गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि किशोर भाई बगड़ा ने सावरकुंडला सीट से निर्दलीय उम्मीदवारी पेश की है। उन्होंने सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करके चुनाव में जीत का दावा किया है। बता दें कि पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। चुनाव पर हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आज इतना ही। कल फिर चुनाव से जुड़ी कुछ नई कहानियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।